आज हम बात करें मध्य एशिया के बिल्कुल दिल में बसे एक देश की, उज़्बेकिस्तान। हमारे पास जो जानकारी है ना, वो इसके शानदार इतिहास, इसकी रंगीन संस्कृति और हाँ, आज के दौर की जो उलझने हैं, उन सबको समेटे हुए है। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है। हम उज़्बेकिस्तान की कहानी के गहरे मायने समझना चाहते हैं। कैसे इसकी सदियों पुरानी विरासत आज भी जिंदा है और भविष्य में इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। और शुरुआत एक सच में हैरान करने वाले तथ्य से करते हैं। उज़्बेकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 डबल लैंडलॉक्ड देशों में से एक है। हाँ, लिechtenstein के साथ। हाँ, मतलब इसे समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। ये भौगोलिक स्थिति ही अपने आप में एक कहानी है ना। बिल्कुल है। तो चलिए पहले इसके भूगोल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मध्य एशिया में है, राजधानी ताशकंद, भाषा उज़्बेक है, पर रूसी भी खूब चलती है। हाँ, काफी ज्यादा। मुद्रा है उज़्बेक सोम और पड़ोसी देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये तो हो गई बेसिक बातें। बिल्कुल। और ये जो डबल लैंडलॉक्ड वाली बात है ना, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है। ये इसकी इकोनॉमी, ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी सबको सीधे सीधे प्रभावित करता है। हाँ। सोचिए, सामान को पोर्ट तक पहुंचाने की लागत, उसकी जो जटिलता है, कितनी बढ़ जाती होगी। सही बात है। लेकिन हाँ, शायद इसी स्थलरुद्ध स्थिति ने इसे इतिहास में सभ्यताओं का चौराहा भी बनाया। नदियां हैं वहां, अमू दरिया, सिर दरिया, जीवन देती हैं। लेकिन पानी की कमी, ये एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई चिंता है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे जरूर। और हाँ, समरकंद, बुखारा, खीवा जैसे शहर ये सिर्फ ऐतिहासिक जगह नहीं है। ये एक पूरे युग के, उस सिल्क रोड युग के प्रतीक हैं जिसने दुनिया को जोड़ा था। तो इस भूगोल ने यकीनन एक बहुत लंबे और पेचीदा इतिहास को जन्म दिया होगा। फारसी साम्राज्य से लेकर सिकंदर के यूनानी असर तक, फिर मंगोल और तुर्क शासक आए, इस्लामी सल्तनतें बनी। ये जमीन तो जैसे साम्राज्यों का खेल का मैदान रही है। सही कहा आपने। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है यहाँ। हखामनी यानी फारसी साम्राज्य ने एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली। सिकंदर के बाद ग्रीको बैक्ट्रियन राज्यों ने यूनानी कला, विचारों को फैलाया। अच्छा। फिर कुषाण साम्राज्य आया, जिसने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया और चीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। और सिल्क रोड, वो सिर्फ एक व्यापार का रास्ता नहीं था। वो विचारों का, धर्मों का, भाषाओं का, कलाओं का, टेक्नोलॉजी का, इन सब के लेन देन का एक जबरदस्त नेटवर्क था। कमाल है। और समरकंद और बुखारा इसी नेटवर्क के, आप कह सकते हैं, जगमगाते सितारे थे। दुनिया भर के व्यापारी, विद्वान, यात्री सब यहाँ मिलते थे। अधूरी रह जाएगी। 14वीं सदी में समरकंद को राजधानी बनाकर जो साम्राज्य खड़ा किया, उसकी शानो शौकत की कहानियां तो आज भी सुनते हैं। कहते हैं दुनिया के बेहतरीन कारीगरों को बसाया था उसने समरकंद में। हाँ, बिल्कुल। तैमूर और उसके बाद के तैमूरी शासक जैसे उलुग बेग, उनका दौर तो आर्ट, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी के लिए एक गोल्डन एज माना जाता है। समरकंद की ऑब्जर्वेटरी उस जमाने में दुनिया की सबसे एडवांस थी। वाह। लेकिन फिर वक्त बदला। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का विस्तार यहां तक हुआ और फिर आया 20वीं सदी का सबसे बड़ा मोड़, 1924 में उज़्बेकिस्तान का सोवियत संघ का हिस्सा बनना। सोवियत दौर का असर कितना गहरा रहा होगा? लगभग 70 साल, लंबा समय। बहुत गहरा, बहुत ज्यादा। एक तरफ तो देखिए औद्योगिकरण हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो पारंपरिक जीवन शैली थी, धर्म था, स्थानीय पहचान थी, उसको दबाया गया। रूसी भाषा, रूसी संस्कृति को बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ा, बल्कि मैं कहूंगा विनाशकारी असर पड़ा कृषि पर। खासकर कपास की खेती पर जोर दिया गया ना। अच्छा, कपास पर। हाँ, बड़े पैमाने पर सिंचाई नहरें खोदी गईं। जमीन तो उपजाऊ हुई, लेकिन नदियों का पानी वो अराल सागर तक पहुंचना बंद हो गया। और फिर 1991 में आई आजादी, एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन सोवियत विरासत की जो चुनौतियां थी वो आज भी मौजूद हैं। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक सफर कैसा रहा? हमने सुना है कि शुरुआती दौर थोड़ा मुश्किल था। हाँ, वो था। आजादी के बाद इस्लाम करीमोव देश के पहले राष्ट्रपति बने और काफी लंबे समय तक सत्ता में रहे। उनके शासन में स्थिरता तो आई, ये सच है, लेकिन मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर खासकर पश्चिमी देशों में काफी चिंताएं थीं। व्यवस्था को काफी हद तक अथॉरिटेरियन माना जाता था। अच्छा। 2016 में करीमोव के निधन के बाद शाफकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति बने और उनके आने के बाद से देश में
एक एक महत्वपूर्ण बदलाव का दौर शुरू हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। बदलाव? किस तरह के बदलाव? क्या ये जमीनी स्तर पर महसूस हो रहे हैं? कोशिशें तो दिख रही हैं। देखिए, मिर्जियोयेव ने कई आर्थिक सुधार शुरू किए हैं, जैसे मुद्रा का उदारीकरण किया, जिससे व्यापार और निवेश थोड़ा आसान हुआ है। पड़ोसी देशों के साथ, खासकर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, जिनके साथ दशकों से सीमाएं लगभग बंद थीं, वो खोली गईं। संबंध सुधारे गए हैं। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया है। मीडिया पर कंट्रोल थोड़ा कम हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। वीजा नियमों में ढील दी गई है, जिससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिला है। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सुधार एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब पुरानी व्यवस्था के तत्व अभी भी हैं, नौकरशाही है, भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है, और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। पर हाँ, दिशा निश्चित रूप से सकारात्मक नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था पर आते हैं। कपास, सोना और प्राकृतिक गैस, ये तो जैसे उज़्बेकिस्तान के पर्याय बन गए हैं। ये सच है। ये प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। उज़्बेकिस्तान दुनिया के टॉप कॉटन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है। सोने के बड़े भंडार हैं और नेचुरल गैस का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। लेकिन देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का कुछ ही चीजों पर इतना निर्भर होना, वो एक तरह का जोखिम भी होता है। हाँ, वो तो है। इसे रिसोर्स कर्स या डच डिजीज का खतरा कहते हैं, जहां प्राकृतिक संसाधनों की आय दूसरे उद्योगों को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को, बढ़ने से रोक सकती है। तो क्या इस निर्भरता को कम करने की कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। सरकार अब अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर, डाइवर्सिफाई करने पर जोर दे रही है। टूरिज्म एक बढ़ता हुआ सेक्टर है, जैसा हमने पहले कहा। कृषि में भी अब सिर्फ कपास नहीं, फलों, सब्जियों, बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, ही चल रहा है। हालांकि सरकारी कंट्रोल अभी भी काफी मजबूत है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि एक ऐसा माहौल बने जहां प्राइवेट सेक्टर फल फूल सके, रोजगार के नए अवसर पैदा हों, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि वहां युवा आबादी काफी है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा रंगीन और आकर्षक है, उज़्बेकिस्तान की संस्कृति। हमने सुना है कि वहाँ परंपराएं बहुत गहरी हैं। वाकई, यहाँ की संस्कृति में आपको सदियों का इतिहास झलकता मिलेगा। इस्लामी परंपराएं हैं, फारसी अदब और तहजीब का असर है, तुर्क रीति रिवाज हैं, और हाँ, सोवियत दौर के भी कुछ प्रभाव हैं। इन सब का एक अनूठा मिक्सचर देखने को मिलता है। संगीत बहुत रूहानी है, उसमें दो तार, रुबाब जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लोक नृत्य बहुत एनर्जी वाले, एक्सप्रेसिव होते हैं। और वो कपड़े, वो इकत पैटर्न वाले सिल्क के कपड़े, उन्हें अटलस या अदरस कहते हैं शायद, उनकी तो बात ही कुछ और है। ये पैटर्न बनते कैसे हैं? वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कलात्मक टेक्निक है। इसमें कपड़े की बुनाई से पहले धागों को अलग अलग हिस्सों में बांधकर रंगा जाता है। ओह, पहले रंगा जाता है? हाँ, पहले। फिर जब उन रंगे हुए धागों से कपड़ा बुनते हैं तो वो थोड़े धुंधले किनारों वाले खूबसूरत पैटर्न उभर आते हैं। हर इलाके का अपना खास इकट डिजाइन होता है। ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। कमाल है। अच्छा, खाने के बारे में क्या कहेंगे? प्लोव का जिक्र तो हर कोई करता है। अरे प्लोव! प्लोव सिर्फ एक डिश नहीं है, वो उज़्बेक कल्चर का एक अहम हिस्सा है। उसे वहाँ का नेशनल फूड मानते हैं। आमतौर पर चावल, गाजर, प्याज और मेमने या बीफ के गोश्त के साथ एक बड़े कड़ाई में, जिसे कजान कहते हैं, उसमें पकाया जाता है। हर परिवार का, हर इलाके का अपना नुस्खा होता है। ये मेहमान नवाजी का प्रतीक है। हर खास मौका हो, शादी ब्याह हो, त्योहार हो, प्लोव जरूर बनेगा। वाह! इसके अलावा तरह तरह के कबाब हैं, शशलिक, ताजी पकी हुई गोल नॉन ब्रेड, जिसे लिपोश्का भी कहते हैं, और सूप जैसे शोरबा और लगमन भी बहुत पॉपुलर हैं। और हाँ, चाय संस्कृति भी खास है। लोग अक्सर ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। शादियां और त्योहार भी फिर तो बहुत भव्य होते होंगे ना? बहुत ज्यादा। उज़्बेक शादियां कई कई दिनों तक चलती हैं। उनमें बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, संगीत, नृत्य और जाहिर है ढेर सारा खाना। नवरोज यानी पारसी नया साल, जो वसंत के आने पर मनाया जाता है, वो यहाँ का एक बड़ा त्योहार है। अच्छा, नौरोज भी? हाँ, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं, खास पकवान बनाते हैं, जैसे सुमलक। वो गेहूं के अंकुरों से बनता है, मीठा सा। लोग उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। ये सब दिखाता है कि संस्कृति वहां सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। घूमने के लिहाज से तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं लगती। समरकंद, बुखारा, खीवा, नाम ही काफी है। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर, मैं सोच रही थी वहां खड़े होकर उन 3 शानदार मदरसों को देखना
कैसा लगता होगा। हाँ, रेजिस्तान स्क्वायर वाकई विस्मयकारी है। उलुबेग मदरसा, शेरदोर मदरसा जिसके दरवाजे पर शेर बने हैं, और तिल्ला कोरी मदरसा जिसके अंदर सोने का काम है, ये तीनों मिलकर आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये ज्ञान और कला के केंद्र थे। सही कहा। फिर बुखारा है, उसे अक्सर जीवित संग्रहालय कहते हैं। उसकी संकरी गलियों में घूमना, कल्याण मीनार को देखना या पुराने हम्माम में जाना, ऐसा लगता है जैसे आप टाइम में पीछे चले गए हों। और खीवा का ईस्टान काला, सुना है वो पूरा का पूरा शहर ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल, ईचान काला मतलब खीवा का अंदरूनी शहर, वो मिट्टी की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। उसके अंदर का माहौल लगभग वैसा ही है जैसा सदियों पहले रहा होगा। मीनारें, मस्जिदें, महल, मदरसे, पारंपरिक घर। वाह। वहां गाड़ियों का शोर नहीं है, आप पैदल घूमते हुए उस पुराने दौर को महसूस कर सकते हैं। और ताशकंद, जो मॉडर्न कैपिटल है, वहां भी देखने को बहुत कुछ है। चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, सोवियत काल की भव्य इमारतें, आधुनिक स्मारक और कुछ बेहतरीन म्यूजियम भी हैं, जैसे इतिहास संग्रहालय और कला संग्रहालय। लेकिन पर्यटन में सिर्फ ये चमक दमक ही नहीं है। अराल सागर का जिक्र भी जरूरी है ना, जो एक गंभीर कहानी कहता है। हाँ, अराल सागर का जिक्र किले बिना उज़्बेकिस्तान की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। ये एक इकोलॉजिकल ट्रेजेडी का जीता जागता, या शायद कहना चाहिए मरता हुआ सबूत है। जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, वो सोवियत काल की कपास की खेती के लिए जो सिंचाई परियोजनाएं बनी, उनकी वजह से आज अपने मूल आकार का शायद महज 10% रह गई है। सिर्फ 10%? हाँ, जहां कभी पानी लहराता था, आज वहां जंग लगे जहाजों का कब्रिस्तान है और नमक का रेगिस्तान फैला है। वो जगह देखना एक बहुत ही मार्मिक, मतलब सोबरिंग अनुभव है। वो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये एक अलग तरह का टूरिज्म है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करे। अब आते हैं भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों पर। ये रिश्ते तो काफी पुराने हैं ना, सिल्क रोड के जमाने से ही जुड़े हैं हम। बहुत पुराने और बहुत गहरे। सिल्क रोड के जरिए सिर्फ माल ही नहीं आया गया, बल्कि ज्ञान, धर्म, जैसे बौद्ध धर्म का मध्य एशिया से भारत और फिर आगे फैलना, और संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। कई विद्वान जैसे अल-बरूनी भारत आए और यहाँ के ज्ञान विज्ञान को समझा। हाँ, अल-बेरूनी। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म स्थान फरगना घाटी, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, ये ऐतिहासिक जुड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा, संगीत, वास्तुकला, खान-पान, इन सब पर आपसी प्रभाव दिखता है। और आज के दौर में ये रिश्ते कैसे हैं? स्वतंत्रता के बाद भारत उन पहले देशों में था जिसने उज़्बेकिस्तान को मान्यता दी। तब से संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। आज दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शामिल हैं। आतंकवाद का मुकाबला करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। व्यापार और निवेश को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, कृषि जैसे क्षेत्रों में। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एजुकेशन, टूरिज्म, इनके जरिए लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ रहा है। और भारत ने समरकंद और बुखारा की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में भी मदद की है, जो हमारी साझा विरासत के प्रति सम्मान दिखाता है। सही बात है। और हाँ, रीजनल कनेक्टिविटी जैसे चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच, ये भी दोनों देशों के लिए अहम है। अब अगर हम उज़्बेकिस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देखें, डबल लैंडलॉक्ड होने की चुनौती तो है ही, लेकिन पानी की कमी शायद ये सबसे बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से पानी की कमी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ खेती को प्रभावित नहीं करती, जो अभी भी बड़ी आबादी के लिए रोजगार का जरिया है, बल्कि ये स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनती है, खासकर अराल सागर क्षेत्र में धूल भरी आंधियों की वजह से। और पड़ोसी देशों के साथ तनाव का कारण भी बनती है, क्योंकि अमू दरिया और सिर दरिया का पानी कई देशों में बढ़ता है। हाँ, ये तो है। और क्लाइमेट चेंज इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। और दूसरी बड़ी चुनौतियां क्या हैं? बेरोजगारी, ये एक बड़ी समस्या है, खासकर देश की बड़ी युवा आबादी के लिए। हालांकि ऑफिशियल आंकड़े शायद कम दिखें, लेकिन असल बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। इसी वजह से बहुत से लोग काम के लिए रूस या दूसरे देशों में जाते हैं। भ्रष्टाचार, जैसा हमने पहले जिक्र किया, वो एक और बड़ी बाधा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और गुड गवर्नेंस को प्रभावित करती है। सरकार कोशिश कर रही है इससे निपटने की, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं। सही है।
इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी में सुधार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और मानवाधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और मजबूत करना, ये भी अहम चुनौतियां हैं। तो इन सब बातों को अगर समेटें, उज़्बेकिस्तान की तस्वीर कैसी उभरती है? एक तरफ वो गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया की जटिल चुनौतियां। बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत की भव्यता और भविष्य की आकांक्षाएं मिल रही हैं। सिल्क रोड की विरासत इसे एक अनूठी पहचान देती है, टूरिज्म की अपार क्षमता देती है। इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक युवा आबादी है। हाँ, हाल के जो सुधार हुए हैं, उन्होंने उम्मीद जगाई है कि देश दुनिया के लिए और खुल सकता है, आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन पानी की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और खुली व्यवस्था बनाने की चुनौतियां, ये सब वास्तविक हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश इन चुनौतियों का सामना कितनी असरदार तरीके से करता है। तो हमने देखा कि उज़्बेकिस्तान सिल्क रोड की कहानियों, तैमूर के दौर की वास्तुकला, वो रंगीन इकत कपड़े, प्लॉव की खुशबू और साथ ही अराल सागर का वो दुखद सन्नाटा और पानी के लिए संघर्ष, इन सब का एक मिला जुला नज़ारा पेश करता है। हाँ, इसका अतीत तो सभ्यताओं के संगम का गवाह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये वर्तमान सुधारों और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर भविष्य में मध्य एशिया का एक स्थिर, समृद्ध और प्रभावशाली केंद्र बन पाएगा? क्या ये अपनी ऐतिहासिक भूमिका को एक नए अंदाज में फिर से निभा पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और यहीं हम एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसे इतिहास में उज़्बेकिस्तान विचारों और संस्कृतियों का चौराहा था, क्या आज के इस ग्लोबल दौर में परंपरा और आधुनिकता के इस ताने बाने से यहाँ कोई ऐसा नया सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक मॉडल उभर सकता है जो शायद दुनिया के लिए एक मिसाल बने? क्या ये जगह फिर से कुछ अप्रत्याशित और नया रच सकती है? सोचने वाली बात है।